हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि जिन चार्ट्स में मल्टीपल प्लैनेट्स एक ही साथ आके बैठ जाते हैं उन चार्ट्स को हम कैसे रीड करते हैं। कई बार वो एक हाउस में बैठते हैं, कई बार 2 हाउस में, कई बार 3 हाउसेस तक भी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जो भी एस्ट्रोलॉजी के बिगनर्स हैं, जिन्होंने नया नया पढ़ना स्टार्ट किया है, वो जब भी ऐसे चार्ट्स को देखते हैं तो बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि अब हम इनके रिजल्ट्स कैसे बताएंगे। बट आप बिलीव नहीं करेंगे, जो नॉर्मल चार्ट्स होते हैं, जिन चार्ट्स में प्लैनेट्स इधर उधर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, वो चार्ट्स को रीड करना ज़्यादा टफ होता है। इन चार्ट्स को रीड करना ज़्यादा इजी होता है। ठीक है, मैंने कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे लिख रखे हैं, आपके स्क्रीन पे आ रहे होंगे। हम इन पैरामीटर्स को फॉलो करेंगे, इनकी सब कैटेगरीज देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि हम लोग ऐसे चार्ट्स को कैसे रीड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी पैरामीटर्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, ठीक है, टोटल 7 लिखे हैं। ये पैरामीटर्स कोई फिक्स्ड सीक्वेंस के नहीं होते हैं, आप इनको अलग अलग सीक्वेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो दूसरे वाले पैरामीटर को पहले देख सकते हैं, आप चाहे तो फोर्थ वाले को पहले देख सकते हैं। वो जो जिस तरीके से चार्ट देखना जिसको कंफर्टेबल लगता है वो वैसे यूज़ कर सकता है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके चार्ट्स में ये कॉम्बिनेशन मौजूद है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके चार्ट्स में ये कॉम्बिनेशन नहीं है और उनके चार्ट्स नॉर्मल चार्ट्स जैसे हैं। ठीक है, बट ये वीडियो उन लोगों को भी हेल्प करेगी जिनके में प्लैनेट्स डिफरेंट हाउसेस में हैं, क्योंकि जो भी मैं आपको रूल्स बताऊंगा वो एस्ट्रोलॉजी के रूल्स तो कॉमन ही होते हैं, हमें अप्लाई डिफरेंट तरीके से करने होते हैं। हमारे पास एक ये चार्ट है, ठीक है, आप इसे एग्जाम्पल नंबर 1 कह सकते हैं। वैसे तो ये एक्चुअल क्लाइंट का चार्ट है। इसके अलावा आपको मैं एक दूसरा चार्ट भी दिखाऊंगा, एक तीसरा चार्ट भी दिखाऊंगा और इसके बाद 2 चार्ट और भी दिखाऊंगा। इन चार्ट्स में हम लोग डिफरेंट चीज़ों को देखेंगे, जिससे आपको एस्ट्रोलॉजी पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो पैरामीटर्स हैं ये क्या हैं। जब भी हम किसी भी चार्ट को देखते हैं तो हमें ये देखना होता है कि वो प्लैनेट किस हाउस में है, किस तरीके की राशि में है, किस तरीके के नक्षत्र में है, उस प्लैनेट की डिग्री क्या है, उसका दूसरे प्लैनेट के साथ कैसा संबंध है, किस तरीके के योग बन रहे हैं या दोष बन रहे हैं, या फिर D9 चार्ट की क्या कंडीशन है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसा चार्ट आ गया, तो पहली बात तो ये, आप ऐसे चार्ट्स को डिफ़िकल्ट मत समझिए, एकदम से एंशियस मत हो जाइए कि अरे बाप रे अब मैं कैसे देखूं। देखिए, अब जैसे हमारे पास एक ये चार्ट है, तो पहले आपके पास कोई भी चार्ट हो, आप देखिए कि उसके लगन में कौन सी राशि है। ठीक है, और उस चार्ट में लगन की डिग्रीज क्या है। ठीक है, इससे आपको 2 चीज़ों में हेल्प मिलेगी। पहली, जब आप उसके लगन की राशि देखेंगे, ठीक है, आप उसके लगन की राशि देखेंगे तो आपको उस व्यक्ति का कैरेक्टरिस्टिक पता चलेगा। ठीक है, कि जो भी उस राशि के कैरेक्टरिस्टिक होंगे, है ना। अब इतना तो आपको बुक से पढ़ना ही पड़ेगा या फिर किसी वीडियो में देखना पड़ेगा, तो आप उसके लगन के कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आप ये देख लीजिए कि जो लग्नेश है, मतलब लगन का लॉर्ड, वो किस राशि में बैठा हुआ है। जैसे हमारे पास इस चार्ट के केस में हमारा लग्नेश मून है, वो एरीज राशि में बैठा हुआ है। तो अब इस व्यक्ति के अंदर कैंसर साइन के भी कैरेक्टरिस्टिक होंगे जो इसके लगन में है, और एरीज साइन के भी कैरेक्टरिस्टिक होंगे जिसमें इसका लग्नेश बैठा हुआ है। ठीक है, तो आपके पास 2 मेजर कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करने वाली राशियां आ गई। ठीक है, इसके अलावा आप चंद्र राशि देख सकते हैं। कोइंसिडेंटली यहाँ पे चंद्र राशि भी एरीज ही है, ठीक है, क्योंकि लग्नेश चंद्र है। तो ये कैंसर और एरीज साइन का जो इम्पैक्ट है ये इस व्यक्ति के जीवन में काफ़ी ज़्यादा होगा। अब ये ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको सिर्फ इसी तरीके के चार्ट में यूज़ करनी है, ये आप किसी भी तरीके के चार्ट में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आप चार्ट खोलें तो आपको सबसे पहले यही चीज़ देखनी चाहिए। अब हम इस स्पेसिफिक चार्ट में आ जाते हैं। देखिए, इस चार्ट में सारे प्लैनेट 10th हाउस में बैठे हैं। तो जो हमारा पहला पैरामीटर है, विच हाउस इज देयर, ठीक है, तो ये मैंने इसलिए लिख रखा है ताकि आपको ये देखना पड़े कि वो कौन सा हाउस है जहाँ पे ये सारे प्लैनेट बैठे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे 10th हाउस में बैठे हुए हैं। कभी ऐसा हो सकता है कि ये प्लैनेट 8th हाउस में बैठे हो, कभी ऐसा हो सकता है कि ये प्लैनेट 4th हाउस में बैठे हो, कभी ऐसा हो सकता है ये प्लैनेट 6th हाउस में बैठे हो। ठीक है, अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, आप जब भी कोई चार्ट देखते हैं ना तो आपके मन में ये आना चाहिए कि हम कितनी चीज़ें एक ही समय पे एक ही चार्ट में देख सकते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम लोग हाउस देख रहे हैं, तो
यहाँ पे सारे प्लैनेट 10th हाउस में। इसका मतलब इसके जीवन का जो करियर है या इसके जीवन के जो कर्म है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। वो ही इसके जीवन को एक तरीके से डिफाइन करेंगे। अगर ये सारे प्लैनेट यहाँ पे बैठे होते तो हम ये बोल सकते कि इसके जीवन के जो रूल्स हैं, स्पेशली रिलीजियस रूल्स हैं या फिर जो मॉरल रूल्स हैं या फिर जो इसको अपने पिता से या फिर जिस भी रिलीजन को ये फॉलो करता है उससे जो भी शिक्षाएं मिली हैं वो ये आगे फॉरवर्ड करेगा, और वो शिक्षाएं, उस तरीके का रिलीजन, उस तरीके की मिलने वाली अपब्रिंगिंग जो पिता से मिली है वो इसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी और इसके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। किसी के चार्ट में हो सकता है कि ये प्लैनेट अगर 8th हाउस में बैठे हो, ठीक है, तो स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, 8th हाउस में आपका एक्सट्रीम सक्सेस भी आती है, ठीक है, सडन होने वाले जो आपके लाइफ के अप्स एंड डाउन है या फिर बहुत ज़्यादा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लाइफ में हो या फिर आपके थ्रू किसी दूसरे की लाइफ में हो जाए, वो आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है आप स्पिरिचुअल फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएं, हो सकता है आप किसी फील्ड में फ्रीलांसिंग कर रहे हो, क्योंकि 8th हाउस से फ्रीलांसिंग देखते हैं, तो हो सकता है आप किसी फील्ड में फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो वो आपको टॉप में ले जा ले, ठीक है। सपोज करिए कि ये सारे प्लैनेट आपके 7th हाउस में बैठे हुए हैं, ठीक है, जैसा कि एक यहाँ पे चार्ट है, तो आपकी जो शादी है, ठीक है, आपका जो ट्रेड है, बिजनेस है, या आपका दूसरे लोगों से जो कनेक्शन है वो बहुत जीवन में इंपॉर्टेंस रखेगा, ठीक है। उसकी वजह से आपकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होगी, बहुत अलग अलग वो मोड़ लेगी, ठीक है। आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के चीज़ें उसकी वजह से झेलनी पड़ेंगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो हमने पहला पॉइंट लिखा हुआ है विच हाउस इज देयर, तो आप ये देखिए कि ये किस हाउस में बन रहा है। तो वो हाउस लाइफ की जिन चीज़ों को दिखाता है आपकी ज़िंदगी उसी हाउस के चारों तरफ घूमेगी, ठीक है। बाकी हाउसेस का भी रोल रहेगा, ऐसा नहीं है कि बाकी हाउसेस का रोल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो प्लैनेट्स हैं ये डिफरेंट हाउसेस के लॉर्ड हैं। कोई इसमें 3rd हाउस का लॉर्ड है, कोई इसमें 5th हाउस का लॉर्ड है, कोई इसमें 7th हाउस का लॉर्ड है, ठीक है। बट वो गैदर कहाँ हो रहे हैं? 10th हाउस में। तो फॉर दिस पर्टिकुलर चार्ट 10th हाउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को जो भी कर्म करना है बहुत सोच समझ के करना चाहिए, ठीक है। सपोज 2nd हाउस में बहुत ज़्यादा प्लैनेट है, तो ऐसे व्यक्ति अगर कुछ चीज़ बोल रहा है तो बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ उसके जीवन में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है, ठीक है। किसी के 8th हाउस में बहुत ज़्यादा प्लैनेट है तो वो स्पिरिचुअली उसको इस तरीके से अपने जीवन को मोल्ड करना होगा ताकि वो दूसरों की लाइफ को और अपनी लाइफ को बहुत स्ट्रांगली किसी अच्छे रूप में ट्रांसफॉर्म कर सके, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हम हाउस के थ्रू देख सकते हैं। इसके लिए आपको आना चाहिए कि किस हाउस से हम लोग क्या चीज़ देखते हैं, ठीक है। तो जब आप ऐसा चार्ट देखें तो पहला तो आप देख लें कि वो कौन सा हाउस है, ठीक है। दूसरी चीज़ हम क्या देख सकते हैं, अच्छा पहले जो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि हमने राशि देखी थी, एक तो कि लगन में कौन सी राशि है, लगन का जो लॉर्ड है उसकी कौन सी राशि है, लगन लॉर्ड की कौन सी राशि है, और आपका चंद्रमा किस राशि में बैठा हुआ है। अब इस बेसिस पे हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं, एक तो कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन कर सकते हैं ऑब्वियसली। ये जो लगन की राशि होती है, ठीक है, एसेंडेंट की राशि, जैसे यहाँ पे 24 डिग्री है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 24 डिग्री के आसपास जो प्लैनेट होंगे, जैसे कि कोई 24 पे ही है, सपोज कोई 25 पे है, कोई 26 पे है, कोई 23 पे है, कोई 22 पे है, इस तरीके के जो प्लैनेट्स होंगे, ठीक है, जो एसेंडेंट की डिग्री के पास होंगे वो स्ट्रांग हो जाते हैं, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। किस सेंस में स्ट्रांग होते हैं? वो जो भी आपकी लाइफ में रिजल्ट देने के लिए आए हैं वो रिजल्ट को फुल इंटेंसिटी से देते हैं, ठीक है। अगर कोई प्लैनेट इस एसेंडेंट की डिग्री से 15 डिग्री दूर हो जाता है, ठीक है, इस एसेंडेंट की डिग्री को हम लोग भाव मध्य भी बोलते हैं, ठीक है, भाव मध्य माने कि मिड पॉइंट। और इस एसेंडेंट की डिग्री से अगर कोई प्लैनेट 15 डिग्री दूर या उसके आसपास बैठा होता है, मान लीजिए ये 24 है, तो 24 में हम लोग 15 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 तो हो गए 30 तक, फिर 30 के बाद 9 और मतलब 9 डिग्री, ठीक है।
तो 9 डिग्री के आसपास जो प्लैनेट होगा, ठीक है, सपोज करिए कोई 8 डिग्री पे है या कोई 9 डिग्री पे भी हो सकता है, कोई 7 डिग्री पे भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके आसपास जो प्लैनेट होगा वो कमज़ोर हो जाएगा। उस डिग्री को जो एग्जैक्टली 15 डिग्री पे फॉल करती है एसेंडेंट की डिग्री से काउंट करने पे, चाहे आप आगे काउंट कर लीजिए चाहे आप पीछे काउंट कर लीजिए, सेम नंबर आता है, सेम डिग्री आती है, ठीक है। जैसे इस केस में 9 डिग्री आ गई, ठीक है, तो 9 डिग्री को हम बोलेंगे भाव संधि। तो इस असेंडेंट की डिग्री को भाव मध्य बोलते हैं और जहां पे वो 15 डिग्री फॉल हो रही होती है उसको भाव संधि बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, जो भी प्लैनेट असेंडेंट की डिग्री के पास होते हैं उन प्लैनेट में जो भी वो रिजल्ट देने आए होते हैं उनकी इंटेंसिटी एकदम फुल स्विंग पे होती है, वो पूरी तरीके से अपना रिजल्ट देते हैं। और जो प्लैनेट भाव संधि पे पहुंच जाते हैं उनके रिजल्ट में कमी आ जाती है, चाहे वो अच्छा प्लैनेट हो चाहे वो बुरा प्लैनेट हो। अगर बुरा प्लैनेट है तो पूरी तरीके से बुराई नहीं कर पाएगा, अगर अच्छा प्लैनेट है तो पूरी तरीके से अच्छा ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब इस असेंडेंट की डिग्री चाहे कितनी भी हो, मान लीजिए किसी के चार्ट में 2 डिग्री है, ठीक है, अब उसको लगेगा कि मेरी असेंडेंट की डिग्री तो काफ़ी कम है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसके चार्ट में देखेंगे, अगर बहुत सारे प्लैनेट कोई 3 पे है, कोई 4 पे है, कोई 1 पे है, ठीक है, तो उसके सारे प्लैनेट स्ट्रांग हो जाएंगे। क्यों स्ट्रांग हो जाएंगे? क्योंकि वो एकदम असेंडेंट की डिग्री के पास है। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस चार्ट के लिए ही नहीं, आपको हर तरीके के चार्ट में काम आएगा, ठीक है। एक तो आपने ये देख लिया, तो आपने राशि देखी, आपने मून की राशि देखी, आपने जो लगन लॉर्ड है उसकी राशि देखी, उसके हिसाब से कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखे, फिर आपने एक नज़र इस पे मान ली कि डिग्रीज की क्या पोजीशन है, ठीक है, और उस पोजीशन की वजह से कौन से प्लैनेट वीक हो रहे हैं और कौन से प्लैनेट स्ट्रांग हो रहे हैं, ठीक है, मतलब कि कौन से प्लैनेट पूरी तरीके से रिजल्ट देने में सक्षम है और कौन से नहीं है, ठीक है। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है। अब क्योंकि मेरी आदत है तो मैं कभी ये बता दे रहा हूँ कभी ये भी बता रहा हूँ, ठीक है, मिक्स करके ही देखना पड़ता है। हम लोग हाउस से थोड़ा सा डिग्री पे जंप कर गए, राशि पे भी जंप कर गए, बट एक एक करके आपके सारे पॉइंट कवर होते जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको हाउस के बारे में बताया कि आपको हाउस देखना है अच्छा है या खराब हाउस है। जनरली जो केंद्र और त्रिकोण होते हैं, माने कि 4, 7 और 10 है केंद्र हाउसेस, और जो त्रिकोण होते हैं 5 और 9, ठीक है, जो आपका लगन होता है ये तो दोनों में ही इंक्लूड हो जाता है, केंद्र और त्रिकोण में, ये सारे अच्छे ही माने जाते हैं। ऐसे जगह पे अगर प्लैनेट का कंसोलिडेशन होता है तो कई बार वो बहुत अच्छे रिजल्ट भी देता है, कई बार अगर नेगेटिव प्लैनेट है तो लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी कर देता है, वो हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपने हाउस देख लिया, आपने राशि देख ली, आपने डिग्री को देख लिया कि किस किस डिग्री की वजह से प्लैनेट वीक और स्ट्रांग हो रहा है रिजल्ट देने में। उसके बाद आप साथ में देख सकते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट पे कि यहाँ पे कौन सी राशि है जहाँ पे भी ये प्लैनेट का क्लस्टर है, ठीक है। अब इससे हमें क्या पता चलेगा? देखिए यहाँ पे एरीज राशि है, तो एरीज राशि शनि के लिए क्या है? शनि की नीच की राशि है, ठीक है, शनि यहाँ पे नीच का हो गया, कमजोर हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे लिब्रा राशि होती शनि उच्च का हो जाता, स्ट्रांग हो जाता, लेकिन क्या होता? सूर्य नीच का हो जाता, ठीक है। ऑब्वियसली नीच भंग के जो हमारे रूल्स हैं वो हम अप्लाई करते हैं, लेकिन जो बेसिक है आप पहले उसको ध्यान में रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगर लिब्रा होता तो सन नीच का हो जाता, अगर कैप्रिकॉन होता तो जुपिटर नीच का हो जाता, अगर वर्गो होती, अगर वर्गो का साइन होता तो वीनस नीच का हो जाता। मतलब किसी साइन में कोई नीच का हो सकता है, कोई उच्च का भी हो सकता है। जैसे हमारे पास ये जो एग्जाम्पल केस है इसमें सूर्य उच्च का हो गया बट शनि नीच का हो गया, ठीक है। बट कोई नहीं, एक तो ये पैरामीटर आप ध्यान में रखिए कि कौन सा उच्च का है और कौन सा नीच का है, ठीक है। तो इस राशि को देखने से क्या हुआ, जब हमने शनि को देखा, अच्छा शनि नीच का है, तो हमारे दिमाग में आ गया ठीक है शनि में कुछ कमजोरी आ गई है, लेकिन यहाँ पे सूर्य भी बैठा है तो वो नीच भंग भी करेगा, दैट इज अ पॉजिटिव पॉइंट। तो नीच भंग क्या हो गया, मतलब कि पहले कुछ चीज़ कमजोरी की तरफ जाएगी, ठीक है, डाउनफॉल होगा, फिर एकदम से नीच प्लैनेट का भंग होने की वजह से आपको एक
ज़िंदगी में अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा या आपको ज़िंदगी में प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि पहले डिफ़िकल्टी आई और उस डिफ़िकल्टी की वजह से एक कोई दूसरी ऐसी चीज़ मिल गई जिसकी वजह से आप हाइट्स पे वापस पहुंच गए। ठीक है, तो शनि को अगर हम देखें, अगर हम राशि के कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो सारे प्लैनेट आपके मूवेबल साइन में है। ठीक है, तो एक तरीके का मूवमेंट, ठीक है, जल्दी जल्दी काम करना, जल्दी जल्दी सोचना, एक डिसीजन पे ना टिक के रहना, इस तरीके के आपको कैरेक्टरिस्टिक दिख जाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा थॉट्स का फ्लक्चुएशन होना, ये सब आपको दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, एरीज साइन में। उसके अलावा अगर शनि की दृष्टि से देखें तो शनि जो है ये मंगल की राशि है एरीज, तो शनि जो है वो मंगल को अपना शत्रु समझता है। ठीक है, तो शनि तो इस राशि को हार्म करेगा, लेकिन मंगल है वो शनि को न्यूट्रल समझता है, तो ये राशि शनि को उतना हार्म नहीं करेगी। ठीक है, इसलिए बहुत बार आपने चार्ट्स में देखा होगा कि जिनके चार्ट में शनि एरीज में होता है वो लोग भी अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस को प्राप्त करते हैं, इवन दो उन्हें इनिशियल स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है। क्योंकि ऐसी कंडीशन होने पे शनि जो है वो राशि को तो हार्म कर सकता है, ठीक है, जिस हाउस में बैठा हो, लेकिन ये राशि उसको न्यूट्रल समझ रही है। तो इसलिए एरीज राशि भले ही शनि की नीच राशि है बट बहुत ज़्यादा हार्म नहीं करती है। ठीक है, आप देखना बहुत से जो अच्छे डॉक्टर्स होंगे, बहुत सी अच्छी नर्सेस होंगी, या बहुत से सिविल सर्विसेज में होंगे, या बहुत लोग के बहुत बड़े बड़े बिजनेस होंगे लाइक करोड़ों के। ठीक है, उनका शनि आपको नीच में दिख जाएगा। कुछ का स्ट्रगल भी होता है ऑब्वियसली, वो हमें सारे पैरामीटर देखने पड़ते हैं, बट ये कंडीशन है जो आपको याद रखनी है कि एकदम से शनि को नीच का देखकर आप हर चीज़ को नेगेटिव नहीं बोल सकते। हाँ, वो स्ट्रगल देता है करियर में, अप्स एंड डाउन देता है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। अप्स एंड डाउन तो अमिताभ बच्चन के भी करियर में, शाहरुख खान के करियर में भी चल रहा है अभी। तो ये चीज़ है। अगर हम जुपिटर की बात करें तो जुपिटर आपस में फ्रेंड है मार्स का। सन की बात करें तो सन और मार्स भी फ्रेंड है। मरकरी की बात करें तो मरकरी मार्स को दुश्मन समझता है, मार्स मरकरी को न्यूट्रल समझता है। वीनस और मार्स की बात करें तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल समझते हैं। मून और मार्स की बात करें तो मून के लिए जो मार्स है वो न्यूट्रल है, मार्स के लिए जो मून है वो फ्रेंड है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस पैरामीटर को यूज़ कर सकते हो कि आप ये देख लो कि किसके लिए ये राशि एक दुश्मन की तरह यूज़ हो रही है और किसके लिए दोस्त की तरह यूज़ हो रही है, और किसके लिए ये उच्च की हो जा रही है या फिर किसके लिए नीच की हो जा रही है। तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा प्लैनेट कमज़ोर है, कौन सा प्लैनेट कमज़ोर नहीं है। ठीक है, कौन सा प्लैनेट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, तो आपके मन में एक ये चीज़ आ गई। इसके बाद हम अगर नक्षत्रों की बात करें, यहां पे कोई ना कोई नक्षत्र फॉल कर रहा होगा। ठीक है, नक्षत्र में या तो आपको सॉफ्टवेयर से पता चल जाएंगे या फिर जो प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं उनको अक्सर याद भी रहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम मून, वीनस और मरकरी को देखें तो ये अश्विनी नक्षत्र में है। ठीक है, और सन जुपिटर वगैरह आपके, सन जुपिटर और सैटर्न ये भरणी नक्षत्र में है। ठीक है, तो जब भी आप किसी के चार्ट में ऐसा देखें कि प्लैनेट का क्लस्टर हो रहा है तो आप देखिए कि कौन से उसमें नक्षत्र हैं, तो उस नक्षत्र के कैरेक्टरिस्टिक उस व्यक्ति की लाइफ में बहुत होंगे। जैसे अश्विनी नक्षत्र वाले जो होते हैं उनको हीलिंग की काफ़ी नॉलेज होती है, जैसे मेडिकल में काफ़ी ज़्यादा ये नक्षत्र यूज़ होता है। ठीक है, तो ऐसे लोग अच्छे डॉक्टर, नर्सेस बनते हैं। इसीलिए मैंने अभी बोला था कि शनि जिसका एरीज में होता है वो मेडिकल फील्ड में अच्छा कर सकता है। ठीक है, या समाज सेवा में अच्छा कर सकता है, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र उस चीज़ को डिफाइन करता है। तो खैर, अश्विनी नक्षत्र के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक आ जाएंगे। ठीक है, अब वो कैरेक्टरिस्टिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। ऑब्वियसली बात है, मैं इस वीडियो में हर चीज़ नहीं इन्वॉल्व कर पाऊंगा। कुछ आपके भरणी नक्षत्र भी आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक दिख जाएंगे। तो अब इस व्यक्ति के जीवन में आपको क्या चीज़ें मिल जाएंगी कि अश्विनी और भरणी नक्षत्र के ही कैरेक्टरिस्टिक इसके पूरी लाइफ को रूल कर रहे हैं। जैसे भरणी नक्षत्र होते हैं तो इसके देवता यमराज होते हैं, तो ऐसे लोग की लाइफ में अप्स एंड डाउन बहुत आते हैं, बट ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजी वगैरह में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं या बच्चों से रिलेटेड काम में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, इवन नर्सेज वगैरह भी होते हैं। ठीक है, तो इनके कैरेक्टरिस्टिक आपको काफ़ी ज़्यादा दिख जाएंगे। ठीक है, अब जो मैं आपको शुरू में बोल रहा था कि ऐसे चार्ट्स को रीड करना काफ़ी ईजी होता है, उसके पीछे एक रीज़न ये था कि आपको अगर मान लो आपके चार्ट में कोई प्लैनेट यहाँ बैठा है, कोई यहाँ बैठा है, कोई यहाँ बैठा है, कोई यहाँ बैठा है,
तो सबके अलग अलग नक्षत्र होंगे, तो सबके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक भी होंगे। लेकिन जब एक साथ बहुत सारे प्लैनेट एक जगह पे आके बैठ गए तो ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो नक्षत्र होगा, तो उन ही नक्षत्रों के कैरेक्टरिस्टिक उसकी लाइफ को डोमिनेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ईजी हो जाएगा चार्ट रीड करना। आप उन नक्षत्रों के बारे में बुक से पढ़ सकते हैं, या फिर आप इंटरनेट से भी अच्छी साइट से पढ़ सकते हैं, या फिर आपको यूट्यूब वीडियो से भी देख सकते हैं। बुक से पढ़ना मैं ज़्यादा एडवाइस करता हूँ। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ हो गई यहाँ पे अच्छी कि आपको एक ही दो नक्षत्र देखते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक आप उस व्यक्ति के जीवन में बहुत ईजिली आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आप अगर कुछ प्रेडिक्ट करना चाहते हैं तो उसके बेसिस पे भी आप बहुत ईजिली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जो ऐसे चार्ट होते हैं जहाँ पे प्लैनेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, वहाँ पे प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ हो गई नक्षत्र की। ठीक है, आपको नक्षत्र का ध्यान रखना है कि नक्षत्र कौन सा है। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि ये प्लैनेट की जो डिग्रीज है वो आपस में कितनी दूर और कितनी पास हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या है कि प्लैनेट की डिग्री से क्या होता है ना, अगर दो फ्रेंड्स प्लैनेट होते हैं तो वो एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं। कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं ऑब्वियसली, लेकिन अगर जो एनिमी प्लैनेट्स होते हैं वो एक दूसरे को हार्म करते हैं। ठीक है, अब जैसे ये बेसिकली नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है जिसे हम BNN कहते हैं, भृगुनंदी नाड़ी। ठीक है, तो उसमें से ये चीज़ें डिराइव होती हैं कि दो प्लैनेट अगर डिग्री वाइज कितना एक दूसरे के पास बैठे हैं या दूर बैठे हैं, या कौन सा प्लैनेट एक दूसरे के पास या दूर बैठा है, तो उसके बेसिस पे आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर हम बीमारी की बात करें तो क्या है, सैटर्न और जुपिटर साथ में बैठा है। ठीक है, तो सैटर्न और जुपिटर में लीवर प्रॉब्लम या अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, रूमेटाइड की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। वीनस और मून साथ में बैठा है तो इसमें आईसाइट की प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, ये सब देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, मरकरी और आपका सन साथ में बैठा है, इसमें ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम या थॉट्स की प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा सोचना प्लानिंग करना, इस तरीके की प्रॉब्लम या इस तरीके के थॉट्स आना जो हमें किसी भी दिशा में नहीं ले जाते हैं, बस ऐसे ही दिन भर आते रहते हैं। तो जब बहुत क्लोज होता है मरकरी सन के तो इस तरीके के नेगेटिव थॉट्स भी आते रहते हैं। तो क्या हुआ कि बीमारी से हम देखें तो हमें ज़रा सी चीज़ से शनि जुपिटर हमने देखा, ठीक है, ये 22 डिग्री पे है, 25 डिग्री पे है, काफ़ी क्लोज है। चांसेस है कि इसको लीवर संबंधित कुछ प्रॉब्लम आएगी, इसको उसका ध्यान देना चाहिए। जोड़ों में दर्द वगैरह भी हो सकता है, तो उसके लिए भी ये ठंडी चीज़ों का सेवन कम करे या ठंडी से अपने आप को बचाए। ठीक है, फिर हमने देख लिया कि अच्छा चलो वीनस मून साथ में, तो वीनस मून आईसाइट में प्रॉब्लम देता है तो आंखों का ध्यान रखें। ठीक है, स्किन प्रॉब्लम देता है तो उस चीज़ का ध्यान रखें। इसके अलावा वीनस मून जैसे वो किसी भी मेल के चार्ट में उसकी पत्नी है या उसकी उसकी पत्नी है या फिर उसकी माँ है, उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा करवाता है, तो वो उस चीज़ का ख्याल रखें। तो हमें एक चीज़ पता चल गई। ठीक है, अब ये अगर प्लैनेट दूर दूर बैठे होते हैं तो वो इतना ज़्यादा विजिबल नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे साथ में ही बैठे हैं तो इतना ज़्यादा विजिबल है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि इन चार्ट्स को रीड करना ज़्यादा आसान होता है। आप एकदम से कुछ प्रेडिक्शन बोलोगे जो आपको आता होगा और वो सही भी होगा, क्योंकि प्लैनेट बहुत क्लोज आ जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी एनर्जीज आपस में टकराती हैं और आपकी लाइफ को ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि ऐसे लोग की लाइफ, कई बार ऐसे लोग बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, कई बार ऐसे लोग की लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव भी होती है। एक ही चीज़ बार बार हो रही होती है, एक चीज़ खत्म होती है तुरंत दूसरी चीज़ स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि एनर्जीज इतनी पास है तो वो आपस में टकराती रहती हैं। अब अगर हम कुछ, जैसे अभी तो हमने बीमारी की बात करी, डिग्री बेसिस में कुछ पॉजिटिव चीज़ों की बात करें तो सैटर्न जुपिटर का साथ में होना अच्छा करियर देता है, सन मरकरी का साथ में होना अच्छी बुद्धि देता है, वीनस मून का साथ में होना इंसान को काफ़ी क्रिएटिव भी बनाता है। ठीक है, सेक्सुअली भी वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। तो क्या हुआ, हमने क्या देखा, डिग्री जितना पास होगा उतना ये एक दूसरे को इफेक्ट करेंगे। और जो डिग्री वाइज जो प्लैनेट, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर से मैंने चार्ट निकाला है, तो यहाँ पे जो डिग्रीज दी हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही दी हैं। मून की 6 है, वीनस की 8 है, मरकरी की 12 है, 19 है, सन की, जुपिटर की 22 है, सैटर्न की 25 है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट किसके ज़्यादा करीब है। ठीक है, अब इसमें जैसे आप देखेंगे तो चंद्रमा और शनि के बीच इतना इंस्टेंटली कोई योग नहीं है। जैसे मान लो किसी के चार्ट में शनि चंद्रमा यहाँ पे बैठा हुआ है तो वो काफ़ी स्ट्रांग एक योग बना लेगा, लेकिन इस चार्ट के हिसाब से अगर देखें हम
तो इवन दो कि शनि चंद्रमा सेम हाउस में बैठा हुआ है, लेकिन डिग्री वाइज वो काफ़ी दूर है। यहाँ पे 6 डिग्री का है, यहाँ पे 25 डिग्री का है। तो शनि चंद्रमा का ऐसा बहुत जो उसके इफेक्ट होते हैं नेगेटिव, वो बहुत ज़्यादा फील नहीं होंगे। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ आपको ध्यान में आनी चाहिए। उसके अलावा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो फर्स्ट वाला था कि कौन से हाउसेस इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अब ये जैसे हमारे पास सारे प्लैनेट 10th हाउस में है। अब देखो दो दो प्लैनेट को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे सैटर्न और जुपिटर साथ में बैठे हुए हैं। सैटर्न कहाँ का लॉर्ड है? सैटर्न आपका 7th हाउस का और 8th हाउस का लॉर्ड है। तो क्या हो गया, 7th हाउस का लॉर्ड और 8th हाउस का लॉर्ड किसके सबसे नजदीक बैठा है? 6th हाउस के लॉर्ड, 6th हाउस के लॉर्ड के, यानी कि जुपिटर और 9th हाउस के लॉर्ड के। ठीक है, सैटर्न आपका 7th और 8th हाउस का लॉर्ड है, जुपिटर आपका 6th और 9th हाउस का लॉर्ड है। ठीक है, तो 6th हाउस और 9th हाउस, तो दो प्लैनेट जो आपस में इन्वॉल्व हैं, उनके इन्वॉल्व होने से कौन से हाउसेस इन्वॉल्व हो गए? 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये चारों ही हाउसेस आपके इन्वॉल्व हो गए। अब बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए प्रेडिक्शन देना। क्यों इजी हो जाएगा? देखो, दो प्लैनेट जब इन्वॉल्व हो गए और उनसे रिलेटेड जब हाउस आपको दिख गए, तो उन हाउसेस के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वही आपको अप्लाई कर देना है। जैसे कि क्या है, 6th हाउस का लॉर्ड और 8th हाउस का लॉर्ड आपस में बैठे हैं, तो क्या होगा, इंसान के जीवन में परेशानियां ज़्यादा आएंगी, ऑब्स्टिकल ज़्यादा आएंगे, उनको किसी भी चीज़ को अचीव करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, 6th हाउस और 8th हाउस दोनों ही डिजीजेस को रिप्रेजेंट करते हैं। एक डिजीज दिखाता है, दूसरा उसको क्रोनिक बना देता है, मतलब लंबी चलने वाली कोई डिजीज। तो इन दोनों के बैठने से क्या हो गया, आपको लंबी चलने वाली कोई डिजीज हो जाएगी। ठीक है, ये आपका नेगेटिव रिजल्ट हो गया। 6th हाउस का लॉर्ड आपको मेडिकल की फील्ड में अच्छा बनाता है, क्योंकि 6th हाउस में रोग वगैरह आते हैं। 8th हाउस का लॉर्ड आपका जो स्पिरिचुअलिटी है, आपका जो साइकिक पैटर्न है, उन चीज़ों को अच्छा बनाता है। तो अगर ऐसे व्यक्ति किसी मेडिकल फील्ड में है, ठीक है, या हीलिंग फील्ड में, तो ये उसके लिए अच्छा हो गया, ये 6-8 का कॉम्बिनेशन। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। बट क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि किन्हीं भी दो हाउसेस के लॉर्ड जब आपस में मिलते हैं तो उसमें क्या अच्छाई हो सकती है, क्या बुराई हो सकती है। अब ये एक्सीडेंट के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, उसमें ये दिक्कत देता है। इसके अलावा जो सैटर्न जुपिटर है वो 7th हाउस का भी एक लॉर्ड है, एक 9th हाउस का भी लॉर्ड है। मतलब इन अब आप इन चारों हाउसेस में से किन्हीं भी दो हाउसेस को, एक सैटर्न का आप ले लीजिए, एक जुपिटर का ले लीजिए, उनको आपस में मिला के जो भी रिजल्ट होते हैं आप उसको बोल सकते हैं। जैसे कि माना कि अपना जुपिटर 6th हाउस का लॉर्ड है और सैटर्न 7th हाउस का लॉर्ड है। तो 7th हाउस का लॉर्ड शादी को प्रमोट करता है, लेकिन 6th हाउस का लॉर्ड जो होता है वो शादी के लिए लॉस का होता है। ठीक है, अब शादी को प्रमोट करने वाला जो प्लैनेट है वो शादी से लॉस वाले हाउस के साथ बैठ गया, तो जो लॉस वाला हाउस है वो शादी को नुकसान करेगा। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति का मन नहीं करेगा शादी करने का। ठीक है, ये हम नेगेटिव साइड में बोल सकते हैं। पॉजिटिव साइड में क्या बोल सकते हैं, ठीक है, उसका 7th हाउस का लॉर्ड जो है वो उसके 6th हाउस के लॉर्ड के साथ बैठा है। जो उसका पार्टनर होगा वो हो सकता है उसके करियर से काफ़ी ज़्यादा ताल्लुकात रखता हो, क्योंकि 6th हाउस आपकी सर्विस को दिखाता है, जहाँ भी आप सर्विस करते हैं, और 10th हाउस भी आपका करियर का ही होता है। ठीक है, एक चीज़ ये हो सकती है नेगेटिव में कि वो जो आपका पार्टनर होगा उसको एक्सपेंडिचर का काफ़ी शौक होगा। ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर के लिए जो ये 6th हाउस है वो उसके एक्सपेंडिचर का है, उसके लॉसेस का है, या उसके जीवन में लॉसेस रहेंगे, या जो आपका पार्टनर होगा वो थोड़ा आपके और उसके बीच लड़ाई झगड़ा काफ़ी रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें डिस्प्यूट्स वगैरह आते हैं और ये आपका शादी का है। ठीक है, तो सेम चीज़ आप अपने बिजनेस में भी अप्लाई कर सकते हो कि बिजनेस में डिस्प्यूट रहेंगे इस वजह से। ठीक है, तो बस आपको जो भी प्लैनेट इन्वॉल्व हैं उनके सिग्निफिकेशंस को आपस में जोड़ देना। ठीक है, और थोड़ा हम लोग जोड़ें तो देखिए, जैसे यहाँ पे 8th और 9th हाउस का लॉर्ड आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ का लॉर्ड आपका सैटर्न है, 8th का और 9th हाउस का लॉर्ड आपका जुपिटर है। तो पॉजिटिव चीज़ों में क्या है कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड रहते हैं तो आपको ये जीवन में ग्रोथ देगा,
क्योंकि दो, एक में स्पिरिचुअलिटी आती है, एक में आपका रिलीजियस एप्टीट्यूड आता है, आपका पूजा पाठ है, ठीक है। दूसरे में आपका किसी भी रहस्य को जानने की क्षमता, किसी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी को समझने की क्षमता, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति साइकोलॉजी पढ़ रहा है या कोई व्यक्ति मेडिकल सीख रहा है, हीलिंग सीख रहा है, ठीक है, मेडिटेशन सीख रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है यहाँ पे सैटर्न जुपिटर का। बट नेगेटिव किस लिए? क्योंकि 8th हाउस का जो लॉर्ड होता है वो 9th हाउस से लॉस का होता है, ठीक है। तो भाग्य में कुछ कमी करेगा जरूर, ठीक है। अब वो सिखा भी रहा है लेकिन कमी भी कर रहा है, तो क्या होगा कि व्यक्ति सीखेगा, व्यक्ति ऊपर जाएगा, लेकिन अटक अटक के उसके जीवन में थोड़ा डाउनफॉल आएगा, ऊपर जाएगा, डाउनफॉल आएगा, ऊपर जाएगा, डाउनफॉल आएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। तो कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ खराब चीज़ें भी हैं, दोनों तरीके की चीज़ें हैं। तो वो जो प्लैनेट आपके इन्वॉल्व हैं वो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखनी है। तो अगर हम इन सारे पैरामीटर्स को एक बार देखें, अभी हमने 7th पैरामीटर नहीं देखा है ना, उसको देखते हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो जैसे ही मैंने इस चार्ट को देखा तो मैंने क्या देखा भाई, इसके लगन में कौन सी राशि है, ठीक है। मुझे समझ में आ गया इसकी कैंसर राशि है, ये जल्दी बीमार पड़ेगा क्योंकि वाटर साइन वाले जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, भावुक नेचर का होगा, ठीक है, इमोशनल होगा, ठीक है। ये मेरे दिमाग में आ गया। फिर मैंने देखा कि लगन का लॉर्ड जो है वो किस राशि में गया है, वो 10th हाउस में चला गया भाई। तो क्या है कि वहाँ पे एरीज राशि है, उसके फ्रेंड की राशि है, मतलब एरीज राशि है, वो चंद्रमा को अपना फ्रेंड मानती है, मंगल और चंद्रमा आपस में दोस्त हैं। चंद्रमा के लिए मार्स न्यूट्रल है, ठीक है, बट एटलीस्ट एनिमी नहीं है। तो मून यहाँ पे चला गया। अब ये कैसी राशि है? ये एरीज फायरी साइन है, तेज तेज मूवमेंट करने वाला साइन है, जल्दी जल्दी चीज़ों को सीखता है, समझता है, या फिर मूवेबिलिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या है कि अब ये इमोशनल तो है लेकिन इसके अंदर मूवमेंट भी काफ़ी ज़्यादा है। तो किसी एक चीज़ से इसको बुरा लगा, फिर वो चीज़ चलेगी, फिर उसको थोड़ी देर बाद दूसरी चीज़ से बुरा लग गया, ठीक है, क्योंकि वो इसके पास इमोशंस भी हैं और वो फायर भी है, ठीक है, कैंसर और एरीज साइन की वजह से। अगर हम इसको पॉजिटिव वे में देखें तो मून साइन, ये जो कैंसर साइन है वो सेंसिटिविटी काफ़ी दिखाता है, और जो एरीज साइन है उसके पास फायर होती है, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या नेचर है कि इसका लगन बहुत सेंसिटिव है, इसका चंद्रमा भी फायरी साइन में बैठा है। तो ये जो सेंसिटिविटी है, मतलब आसपास की चीज़ों को क्या बोलते हैं, उसके आसपास की चीज़ों को फील करने के लिए जो सेंसिटिविटी है वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे ही उसको कोई बोलेगा कुछ बुरा लग जाएगा, जैसे ही कोई उसको बहुत तारीफ करेगा तो उसको बहुत अच्छा भी लग जाएगा, ठीक है। तो क्या चीज़ होती है उसके साथ, वो उसकी भावनाओं को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर देंगी। तो लगन के साइन से हमें ये पता चल गया, लगन लॉर्ड के साइन से हमें ये पता चल गया, मून साइन भी हमारा सेम ही है, तो उससे हमें जो चीज़ें पता थी वो पता ही चल गई, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, अभी आखिरी में जो हम देख रहे थे कि कौन कौन से हाउसेस इन्वॉल्व हैं, जैसे हमने सैटर्न जुपिटर का एग्जाम्पल लिया, ठीक है, उसमें 9th हाउस, ये 6th हाउस इन्वॉल्व है, 7th 8th हाउस इन्वॉल्व है। अब इसमें आप देखोगे तो 6th हाउस काइंड ऑफ नेगेटिव होता है, ठीक है, 7th हाउस भी मारक ही होता है, 8th हाउस भी बीमारी के लिए अच्छा नहीं होता। तो ये तीनों ही आपकी बीमारी को शो करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसा इंसान जो है वो थोड़ा बीमार अक्सर ज़्यादा रहेगा। तो हाउसेस की वजह से हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक आ गए, कुछ कैरेक्टरिस्टिक जैसे हमने नक्षत्र देखे तो उसकी वजह से आ गए। यहाँ पे अच्छी चीज़ ये थी कि हमें बहुत सारे नक्षत्र नहीं देखने हैं, ठीक है, 1 या 2 नक्षत्र, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि सारे प्लैनेट उन्हीं नक्षत्रों में मेजरली, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या देखा कि आपके प्लैनेट्स की डिग्री कितना दूर है, कितना पास है, ठीक है। जो प्लैनेट डिग्री में बहुत आसपास बैठे हुए हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं, जो कि पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। उसका भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ठीक है। उसके बाद एक जनरल राशि के कैरेक्टरिस्टिक भी आपने देखे कि कौन सा प्लैनेट यहाँ पे बैठ के नीच का हो रहा है, कौन सा उच्च का हो रहा है, किसके लिए फ्रेंडली साइन है, किसके लिए एनिमी साइन है, ठीक है। कुछ आपको यहाँ पे योग और दोष देखने के लिए भी मिल जाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि देखो यहाँ पे ये जो चार्ट है इसमें क्या है कि अगर आप प्लैनेट को देखोगे तो सारे प्लैनेट ना आपके इस साइड पे हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का योग बनाता है। एक हमारे पास योग होता है जिसमें 1st हाउस से लेकर अगर 4th हाउस तक प्लैनेट होते हैं, तो उस योग को
कुछ बोलते हैं, उसको बोलते हैं यूप योग। ठीक है, 4th हाउस से लेकर आपके पास 7th हाउस तक प्लैनेट है, उसको भी बोलते हैं शर योग। ठीक है, बेसिकली क्या है कि आपको योग का अगर नाम ना भी पता हो तो योग कैसे काम करता है वो पता होना चाहिए। जैसे कि अगर हम इसको देखें तो इसको हम लोग शक्ति योग में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, शक्ति योग। शक्ति योग क्या होता है? शक्ति योग में 7th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस और 10th हाउस इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो इसके फल क्या होते हैं? देखिए, अब भले ही आपको ना मालूम हो कि इसका नाम शक्ति योग है, ठीक है, बट अगर नाम आपको मालूम है तो आपको ये चीज पता चलेगी इट इज समथिंग रिलेटेड टू पावर, है ना। और ऑब्वियसली 10th हाउस में बैठा हुआ है तो समथिंग रिलेटेड टू डेजिग्नेशन, पावर, स्टेटस। ठीक है, एक तो ये चीज आपके मन में आएगी। दूसरा, आप ये देखो कि शक्ति योग में क्या होता है कि ये चारों हाउसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो आपका 7th हाउस मतलब शादी, सेक्सुअलिटी, 8th हाउस आपका स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट, 9th हाउस आपका हायर एजुकेशन, आपका रिलीजियस एप्टीट्यूड। ठीक है, 10th हाउस आपका स्टेटस, आपके कर्म। तो जो व्यक्ति की जिंदगी है वो इन्हीं सब के चारों ओर दौड़ेगी। ठीक है, वो चाहेगा कुछ ऐसा करना कि उसका नाम हो, लोगों की मदद कर सके, वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा ऑकल्ट की चीज़ें या समाज सेवा की चीज़ें सीख सके। ठीक है, अगर सपोज करो कि यही प्लैनेट आपके यहाँ पे बैठे होते हैं 3rd हाउस में, ये सारे प्लैनेट आपके 3rd हाउस में बैठे होते तो क्या होता? तो फिर ये यूप योग हो जाता है। इसको यूप योग बोलते हैं। यूप का मतलब होता है कि एक डंडा होता है, एक पोल आप समझ लो, जिसमें से किसी जानवर को बांधा होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि वो जैसे गाय को बांधते हैं ना, तो वो जानवर उसी पोल के चारों ओर घूमता रहता है। ठीक है, तो ये योग क्या बताता है कि ये जो व्यक्ति है इसकी जिंदगी में उसका फैमिली, उसका धन, ठीक है, उसका ट्रैवल, ठीक है, उसका होम, इससे वो आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, उसको नहीं मतलब है कि सोसाइटी उसको क्या स्टेटस दे रही है, उसको ये मतलब है कि वो अपने आप में खुश है तो ज़्यादा अच्छा है, उसको 4 लोगों से दुनिया में कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फिर क्या है, उसको अपना, उसने अच्छा पढ़ाई कर ली, अच्छे संस्कार मिल गया, उसने धन कमा लिया। ठीक है, उसने ज़िंदगी में ट्रैवल काफ़ी किया, फॉरेन भी गया, उसका कम्युनिकेशन अच्छा है, या उसका जो माइंड है वो साइकोलॉजिकल माइंड है, सारी 3rd हाउस की चीज़ें। या उसको ज़िंदगी में क्या चाहिए कि मदर खुश रहे, सब मतलब उसका जीवन इसी के आसपास घूमता रहेगा। ठीक है, तो ये एक तरीके के योग हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर में बताया। अब आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इसका नाम याद हो, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी याद है तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो प्लैनेट जहाँ पे बैठे हुए हैं तो उसकी वजह से उनका कौन सा हाउस बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लो कि किसी के अभी तो यहाँ पे एक हाउस में है, किसी के मान लो कि सपोज करो 3-4 प्लैनेट यहाँ बैठे हो 4th हाउस में, और 3-4 प्लैनेट यहाँ बैठे हो 10th हाउस में। ठीक है, टोटल उसको, उस योग को बोलते हैं विहग योग। ठीक है, विहग मतलब पक्षी होता है, बर्ड। ठीक है, ये दोनों सेम ही है, सिनोनिम है। तो ऐसा क्या होता है, ऐसा व्यक्ति, इस व्यक्ति के बारे में क्या बोला गया कि वॉन्डरर है, क्योंकि पक्षी का नेचर होता है ना इधर उधर से उड़ते रहना, घूमना। तो ऐसे व्यक्ति क्या होता है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता है, एक्सट्रीम ट्रैवल। उसकी वजह से क्या होता है कि उसका जो ये हाउस वाला पार्ट है 4th हाउस, मतलब उसका जो होम है और जो उसका करियर है, उसके बीच में वो सामंजस्य बैठाने में उसको दिक्कत होती है। कभी कभी तो इतना ज़्यादा काम कर देगा कि वो घर पे ध्यान नहीं दे पाएगा, कभी कभी इतना ज़्यादा उसको घर में बैठना पड़ जाएगा या घर के काम करने पड़ जाएंगे कि उसकी वजह से उसको करियर में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करना दिक्कत होता है। तो खैर ये तो योग है, ये मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि जिस तरीके के प्लैनेट जहाँ पे कंडेंस्ड होते हैं, जहाँ पे उनका क्लस्टर होता है, उस तरीके का वो योग बनाता है। जैसे अभी यहाँ पे इस तरीके का योग बना दिया, यहाँ पे होते तो एक अलग नाम का योग हो जाता, यहाँ पे होते तो अलग नाम का योग हो जाता। तो उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब उनका यही होता है कि जिस भी हाउस के आसपास वो है, उस हाउस से रिलेटेड जो आपकी ज़िंदगी में चीज़ें वो ज़्यादा महत्व रखेंगी, या आपके लिए उन चीज़ों का ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा, आपकी ज़िंदगी उसी के आसपास घूमेगी। ठीक है, तो ये हमारे योग या दोष होते हैं। ठीक है, तो लगन लॉर्ड देख लिया, लगन लॉर्ड की राशि देख ली, मून साइन देख लिया, अपने हाउसेस देख लिए अच्छे बुरे कौन से इन्वॉल्व हैं। ठीक है, आपने नक्षत्र देख लिया कौन सा इन्वॉल्व है, उसके कैरेक्टरिस्टिक कैसे हैं। ठीक है, आपने डिग्रीज वगैरह देख ली कि क्या कंडीशन है डिग्रीज की, और आपने एक जनरल राशि देख ली कि कौन मित्र है कौन शत्रु है। तो इस बेसिस पे आप ऐसे चार्ट को देख सकते हो।
ठीक है, अब मैं आपको देखो डायरेक्टली हम लोग पहुंच गए दूसरे चार्ट में। अब देखो जितनी भी मैंने चीज़ें बताई है, ये मैंने आगे जो 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं, मैं इसमें अब बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ठीक है, मैं आपको सीधे रिजल्ट बताने की कोशिश करूँगा और आप भी उसको समझने की कोशिश करिएगा कि जो मैंने चीज़ें बताई है वो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, मैंने क्या देखा, मेरे सामने चार्ट आया, मैंने देखा कि ठीक है भाई लगन में लियो का साइन है, तो इसका डोमिनेटिंग पर्सनालिटी होगी। तो मेरे मन में आ गया कि ठीक है डोमिनेटिंग होगा ये व्यक्ति। मून साइन जेमिनी के साइन में, तो क्या होगा, कम्युनिकेशन को इंपॉर्टेंस देगा। ठीक है, लगन का लॉर्ड यानी कि सूर्य कहाँ पे बैठा है, 9th हाउस में, और कैसा बैठा है, एग्जॉल्टेड बैठा है ना। तो क्या होगा कि ये पढ़ाई लिखाई, धर्म, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना उसको महत्व देगा। ठीक है, ये मैंने हाउसेस से देखा। अब मैं हाउसेस से और क्या चीज़ देख सकता हूँ कि अच्छा 9th हाउस में इतने सारे प्लैनेट बैठे हुए हैं, सूर्य और बृहस्पति साथ में बैठे हुए हैं। ठीक है, 23 डिग्री पे सूर्य भी है, 23 पे बृहस्पति भी है। सूर्य ने बृहस्पति को कंबस्ट कर दिया, तो बृहस्पति क्या हो गया, कमजोर हो गया कंबस्ट होने की वजह से। ठीक है, सपोज यही सूर्य 8 डिग्रीज पे होता और जुपिटर 23 डिग्रीज पे होता, तो फिर वो कंबस्ट नहीं होता। ठीक है, तब वो जुपिटर स्ट्रांग हो जाता, बट अभी कंबस्ट हो गया। खैर उसमें हम लोग इतना नहीं जाएंगे। तो सन और जुपिटर हमने देख लिया, हम लोग हाउस देख रहे थे। तो सन कहाँ का लॉर्ड है, सन आपका लग्नेश है, 1st हाउस। जुपिटर कहाँ का लॉर्ड है, जुपिटर आपका 5th हाउस का लॉर्ड है और 8th हाउस का लॉर्ड है। ठीक है, सूर्य उस कुंडली के लिए काफी अच्छा प्लैनेट है, बृहस्पति भी इस कुंडली के लिए काफी अच्छा प्लैनेट है। ठीक है, तो सूर्य का बृहस्पति के साथ संबंध हो गया, 1st हाउस, 5th हाउस और 8th हाउस का संबंध हो गया। एक्सट्रीम एक्सट्रीम मॉरली गुड व्यक्ति ये बनाएगा, ऐसा व्यक्ति जो बनाएगा जो समाज के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करेगा, हायर एजुकेशन को इंपॉर्टेंस देगा, ज़्यादा पढ़ाई भी करेगा। ठीक है, दूसरों को भी सिखाएगा कि जीवन मॉरल्स के साथ, रूल्स रेगुलेशंस के साथ कैसे जीते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली लग्नेश है, 5th हाउस का लॉर्ड है। ये चीज़ें उसको जीवन में सम्मान देंगी। ठीक है, उसके बच्चे होंगे वो अच्छा पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें होंगी। ठीक है, अब जैसे मैंने बच्चे टर्म बोला, तो आपके मन में ये आना चाहिए कि भाई जुपिटर यहाँ पे कंबस्ट है। ठीक है, तो कंबस्ट हो गया मतलब जुपिटर कमजोर हो गया, तो अब वो बच्चे वाला जो फैक्टर है उसमें कमी हो जाएगी। ठीक है, अगर ये सूर्य और जुपिटर थोड़ा दूर दूर होते डिग्री वाइज, तो फिर उन चीज़ों में भी कमी नहीं होती। तो जो भी चीज़ें हम रिकॉल कर रहे हैं उसमें आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर चीज़ किसी और चीज़ को तो डिनोट नहीं कर रही है। ठीक है, जैसे ठीक है सूर्य और जुपिटर की जो यहाँ पे युति है 9th हाउस पे, वो इस इंसान के जीवन की जो धार्मिकता है, इसकी जो मॉरल वैल्यूज़ है, इसका विवेक है, इसका जो ज्ञान है, ठीक है, इसका जो समर्पण है, उस चीज़ को बढ़ा रही है। बट जुपिटर का कंबस्ट होना, ठीक है, जुपिटर बच्चों का कारक है और 5th हाउस का लॉर्ड भी है। ठीक है, तो उसका जो कंबस्ट होना वो उसके जीवन में हो सकता है कि बच्चों की कमी कर दे। ठीक है, या उसके खुद के बच्चे ना हो, लेकिन वो समाज को पूरे समाज को एक ऐसे चाइल्ड के रूप में देखे जिसको ये अपने मॉरल वैल्यूज से अच्छी तरीके से आगे बढ़ाना चाहता हो, पढ़ाना चाहता हो, ये सब करना चाहता हो। क्योंकि तभी इस कुंडली में जुपिटर कंबस्ट होके आया है, क्योंकि पिछले जन्म में हो सकता है कि किसी गुरु को या बच्चे से रिलेटेड कुछ ऐसी नेगेटिव घटना हुई हो जिसकी वजह से आपका जुपिटर यहाँ पे कमज़ोर हो गया। ठीक है, अब उन घटनाओं की फिलॉसफी में नहीं जाएंगे क्योंकि वो फिलॉसफी में ही अच्छी लगती है। बहुत से यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं जो उसमें ज्ञान बांटते हैं लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, आपके प्रीवियस जन्म में क्या हुआ है उसको एक तो उसका कुछ ऑथेंटिसिटी नहीं है कि वो हुआ ही हुआ है। ठीक है, आप इस जन्म में इस चार्ट को देख सकते हो कि ठीक है जुपिटर यहाँ पे किसी वजह से कमज़ोर हुआ है, तो अब हमें उस जुपिटर के लिए अच्छा करना है। ठीक है, बस इतना। बाकी फिलॉसफी में जाके कहानी सुन के कुछ फ़ायदा नहीं है। यूट्यूब में कहानी सुनाने वाले तो बहुत लोग हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। उसके बाद एक हम ये देख लेते हैं कि ठीक है वीनस और मरकरी साथ में बैठे हुए हैं। ठीक है, एक 13 डिग्रीज पे है, एक 20 डिग्रीज पे है। तो वीनस और मरकरी साथ में बैठे होते हैं तो क्या होता है, वीनस मरकरी पैसों के लिए अच्छे होते हैं। जिनके चार्ट में साथ में बैठे होते हैं वो पैसा अच्छा देते हैं क्योंकि दोनों आपस में फ्रेंड है। ठीक है, अब लेकिन अगर हम हाउस वाइज देखें तो वीनस कहाँ का लॉर्ड है, आपका 11th हाउस का लॉर्ड है प्लस 2nd हाउस का लॉर्ड है। ठीक है, दोनों इसके पास धन के हाउसेज हैं। और वीनस कहाँ का लॉर्ड है, वीनस आपका 10th हाउस का लॉर्ड है और 3rd हाउस का लॉर्ड है। ठीक है,
तो क्या हुआ, अगर हम एक पॉजिटिव तरीके से इसको देखें तो आपका सेकेंड हाउस का लॉर्ड और 10th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में आके बैठ गए। दैट मीन्स कि ये व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से रिच होगा और एक वैल्यूज जीवन में इकट्ठा करेगा। ठीक है, 11th हाउस का भी मरकरी लॉर्ड है, तो ऑब्वियसली अब ये हमें पक्का हो गया कि ये व्यक्ति अमीर ही होगा। ठीक है, एटलीस्ट वो अपने मेहनत के द्वारा, अपने खुद के कर्मों के द्वारा, हो सकता है बाद के जीवन में ज़्यादा अच्छी सक्सेस हासिल कर ले, है ना। वीनस यहाँ पे 3rd हाउस का भी लॉर्ड है। 3rd हाउस का अगर हम इस तरीके से देखें, देखो 3rd हाउस का लॉर्ड और 11th हाउस का लॉर्ड दोनों यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। 3rd हाउस आपका क्या है, कम्युनिकेशन है। 11th हाउस का लॉर्ड आपका सोशल सर्किल है। ठीक है, और जैसा कि मैंने एक बार, हमें शुरू में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक मिला था कि मून जेमिनी के साइन में है, तो कम्युनिकेशन का साइन है। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3rd हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, तो दिस पर्सन विल बी गुड इन कम्युनिकेशन सोशली ऑल्सो। ठीक है, उसके कनेक्शन अच्छे बनाएगा वो। ठीक है, अब यहाँ पे अच्छा नेगेटिव चीज में हम लोग क्या देख सकते हैं, नेगेटिव चीज में हम ये देख सकते हैं कि 2nd हाउस का लॉर्ड और 3rd हाउस का लॉर्ड एक साथ बैठे हुए हैं। ठीक है, तो जो ये 2nd हाउस है वो 3rd हाउस को डिस्ट्रॉय करता है, क्योंकि यहां से ये 12th है। ठीक है, तो 2nd हाउस में क्या आता है, आपका फैमिली। ठीक है, तो फैमिली क्या है कि फैमिली 12th हाउस है, फैमिली आपकी 12th हाउस है। ठीक है, जो कि इस हाउस के लिए, ये 3rd हाउस के लिए आपका लॉस का काम कर रही है। ठीक है, अब 3rd हाउस क्या चाह रहा है, 3rd हाउस ये चाह रहा है कि मैं इसके साथ मिलकर कुछ कम्युनिकेशन करूं, सोशली एक्टिव हूं, 10 अपने कनेक्शंस बनाऊं। ठीक है, उन कनेक्शंस की वजह से मुझे कुछ हायर एजुकेशन मिले, ज़िंदगी में कुछ सीखने को मिले, मेरा स्टेटस हाई हो। ठीक है, मान सम्मान मिले इस व्यक्ति को। लेकिन क्या कर रहा है, उसका जो फैमिली है उसको थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि 12th हाउस है ना इससे। लेकिन थोड़ा ही डिस्टर्ब करेगा इस केस में, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि इसका लॉर्ड भी यहाँ पे आके बैठा हुआ है। ठीक है, अब ये दोनों प्लैनेट आपस में फ्रेंड है, इसलिए उसका फैमिली भी मान जाएगा। स्टार्टिंग में हो सकता है ना माने, लेकिन मान जाएगा। तो कई बार थोड़ा नेगेटिव होगा, फिर बाद में सही हो जाएगा थोड़ा। और अगर हम नेगेटिव चीज देखें तो यहाँ पे इसका धन भी आता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन इसके धन के हाउस में जा रही है ना, तो उसके धन और कम्युनिकेशन का काफी ज्यादा आपस में संबंध बन गया। ठीक है, और भी इसमें बहुत सी चीजें हैं। इस हाउस को हम मारक की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। ये 2nd हाउस से 2nd है, इसलिए इसका मारक है। इसके हो सकता है कि अगर, अब ये तो क्या कहते हैं कि अच्छे हाउस में आ गया है, हो सकता है अगर ये 6th हाउस में चला जाता तो चीजें एकदम बदल जाती। ठीक है, जैसे मैं आपको, देखिए चार्ट रीड करने के लिए आपको सिर्फ क्या है ना कि चीजें आनी चाहिए। आपको जितने ज्यादा चीजें पता होंगी, आप उतना ज्यादा अच्छा प्रिडिक्शन कर पाओगे। ठीक है, सपोज करो कि ये सैटर्न, जुपिटर, सन, मरकरी, वीनस यहाँ पे बैठा दिया मैंने सारे। ठीक है, तब क्या होता कि इसका 2nd हाउस का भी लॉर्ड यहाँ चला जाता, इसका 11th हाउस का भी लॉर्ड यहाँ चला जाता, इसका 3rd हाउस का लॉर्ड भी यहाँ चला जाता। तो क्या होता, ये 6th हाउस तो नेगेटिव हाउस होता है ना, फैमिली वालों से इसको दिक्कत आ रही है, फैमिली वालों की तरफ से ऑब्स्टेकल आ रहा है। ठीक है, इसको अर्निंग करने में काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टेकल का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, 3rd हाउस का लॉर्ड 6th में आके बैठ गया, तो इसको ये पराक्रमी बना सकता है, क्योंकि 3rd हाउस और 6th हाउस में दोनों में, एक में करेज आता है, दूसरों में लड़ने की क्षमता आती है। ठीक है, बट क्या हो गया कि इसकी वजह से, स्पेशली इसकी वजह से भी नहीं बोलूँगा, जहाँ पे ये कॉम्बिनेशन आके बन रहा है वो हाउस नेगेटिव होने की वजह से हर चीज़ बहुत नेगेटिव होती जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जैसे ही हाउस बदलेगा आपकी चीज़ें बदल जाएंगी। अभी इसमें अच्छी चीज़ क्या है, जैसे हमने, अच्छा हम इसमें अगर कनेक्शन देखें, सैटर्न और जुपिटर जैसे हमने पिछले चार्ट में देखे थे, 6th 7th 8th 9th के लॉर्ड थे। यहाँ पे सैटर्न जुपिटर क्या हो गया, यहाँ पे सैटर्न जुपिटर 5th 6th 7th और 8th हाउस का लॉर्ड हो गया, 5th 6th 7th 8th। ठीक है, तो 5th और 8th हाउस के लॉर्ड जब भी कनेक्टेड होते हैं तो इंसान का एस्ट्रोलॉजी है, ऑकल्ट है, कोई भी रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड है, डेटा एनालिस्ट है, ठीक है, या कोडिंग वगैरह है, उसमें काफ़ी अच्छा इंसान करता है, विच इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखो, जब भी ऐसे चार्ट देखो जिसमें प्लैनेट एक साथ हो, आप सिंपल आप देखो
कि उनकी डिग्रीज कितनी दूर है, कितनी पास है, उससे आपको पता चलेगा कि एक दूसरे को वो कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कितना इंटेंसिटी से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। दूसरा आप देखो कि वो जो प्लानट इन्वॉल्व है, जैसे यहाँ पे 5 प्लानट इन्वॉल्व हैं, तो वो किस किस हाउसेस के लॉर्ड है, ठीक है। कोई यहाँ पे अच्छे हाउस का लॉर्ड है तो उनके अच्छे रिजल्ट होंगे, कोई यहाँ पे दोनों नेगेटिव हाउसेस के लॉर्ड है तो उनके काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट होंगे। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो नेगेटिव हाउस है वो किन्हीं चीज़ों के लिए अच्छे भी होते हैं, ठीक है, और जो पॉजिटिव हाउस हैं वो किन्हीं चीज़ों के लिए बहुत ख़राब भी होते हैं। तो वो सारे रिजल्ट को आप एसिमुलेट करके चीज़ों को फिर इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक और चार्ट लिया हुआ है। अब इसके प्लैनेट क्या है, सारे के सारे 7th हाउस में आके बैठ गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं यहाँ से एक लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। अब क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे सारे प्लैनेट नीचे की साइड हैं, ठीक है, सारे के सारे। तो उसको क्या बोलते हैं, अब क्योंकि देखो मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो मुझे पता है, आप लोग वीडियो को देख के ऐसे डिमोटिवेट मत हो जाना कि इतने सारे योग हैं ये सब कैसे याद होंगे, वो धीरे धीरे आता है। मैं भी 2009-10 के बाद से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, स्पेशली 2012 के बाद से ज़्यादा पढ़ना शुरू किया था। तो अब 2009 चल रहा था, कहाँ 2025 आ गया, तब जाके अब ये चीज़ें याद हुई हैं। उसमें भी कई बार भूल जाता हूँ मैं कि वो कौन सा योग था, क्या नाम था, तो बुक से देखना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है एक्चुअली, नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएगा। खैर, अब इसको कूट योग बोलते हैं। कूट योग में क्या होता है कि इंसान को अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बट अच्छी चीज़ ये है कि वो अपनी मेहनत से अपना घर बनाता है, पैसे इकट्ठा करता है, उसका जॉब अच्छी लगती है या जो भी प्रोफेशन है उसमें वो अच्छा एक्सेल करता है, बट उसके सगे संबंधी से वो दूर हो जाता है, उसका शादी में या उसके बच्चों के थ्रू उसका डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये सारे उसके फल हैं। तो ये मेरे दिमाग में आ गया। दूसरा मेरे दिमाग में क्या आया कि भाई सारा तो क्लस्टर 7th हाउस में है, दैट मीन्स का इसका जो शादी है वहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत आएगा, ठीक है, क्योंकि इतने सारे प्लैनेट एक जगह आके इकट्ठा हो गए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि अब इतने प्लैनेट्स आपने देखे, तो फिर आप ये देखो कि ये जो प्लैनेट्स हैं वो किन किन हाउसेस के लॉर्ड हैं। अब जैसे 9th हाउस का लॉर्ड यहाँ पे आके बैठा, विच इज गुड, ठीक है, मून की पोजीशन सही है। मार्स को अगर हम देखें, मार्स अच्छा बुरा दोनों है। वैसे तो चार्ट के लिए अच्छा प्लैनेट है क्योंकि लग्नेश है, लेकिन बुरा मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये 7th हाउस के लिए बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड है, ठीक है। अगर हम मरकरी की बात करें, मरकरी 8th हाउस का लॉर्ड है, 11th हाउस का लॉर्ड है, विच इज अगेन नॉट वेरी गुड फॉर मैरिज बिकॉज ऑफ लॉर्डशिप ऑफ 8th हाउस। 11th हाउस का लॉर्ड है तो अच्छा है, तो अच्छा बुरा दोनों हो गया, ठीक है। शनि की बात करते हैं तो शनि चार्ट के लिए नेगेटिव प्लैनेट है, 7th हाउस में आके बैठा है। 3rd हाउस का लॉर्ड आके 7th में बैठा है, तो इंसान को कामुक बनाता है, ठीक है, बिजनेस वगैरह के लिए ठीक है। तो क्या है कि कोई भी अगर ये मैसेज करके पूछता है ना कि सर इतने सारे प्लैनेट एक साथ बैठे हुए हैं, क्या रिजल्ट होगा, तो रिजल्ट बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इतने हाउसेस कनेक्टेड हैं। आपको जितना ज़्यादा सिग्निफिकेशंस याद रहेंगे उतना ज़्यादा आप रिजल्ट देख सकते हो। फिर वो अच्छा बुरा इंटेंसिटी कैसे होगी वो आप डिग्री से देख सकते हो, कौन कौन से हाउसेस इन्वॉल्व है उससे देख सकते हो, ठीक है। अब जैसे ये हाउस देखा तो मेरे मन में क्या आया कि ठीक है यार, इसकी शादी में डिस्टर्बेंस होगा, कूट योग है तो उसके कुछ परिणाम मिलेंगे, इसको स्ट्रगल करना पड़ेगा। और अगर हम 7th हाउस को देखें तो यहाँ पे शनि चंद्रमा ये सब है। अब अगर हम दोषों की बात करें तो शनि चंद्रमा आपका पुनर्फू दोष बनाता है, ठीक है, पुनर्फू दोष से क्या होता है, चीज़ें डिले होती हैं। शनि चंद्रमा आपका विष दोष भी बनाता है, विष दोष यहाँ पे होता है, वहाँ पे इंसान मेंटली काफ़ी परेशान रहता है, तो शादी की वजह से परेशान रहेगा। बट जैसे शनि राहु चंद्रमा बैठे हुए हैं तो क्या है कि शनि आपके कर्म को भी दिखाता है, चंद्रमा ट्रैवल को भी दिखाता है, राहु फॉरेन को भी दिखाता है। तो कुछ ना कुछ फॉरेन से ट्रेड हो सकता है, कुछ फॉरेन से रिलेटेड करियर हो सकता है, या ये आपके स्पाउस का हाउस है तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा या उसकी जो लाइफ स्टाइल होगी उसमें इन चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, ठीक है। और आपकी जो स्पाउस है उसके अंदर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक भर भर के होंगे, ठीक है। उसको ठंडे से भी दिक्कत होगी, है ना, उसके अंदर गुस्सा भी काफ़ी ज़्यादा होगा, उसके अंदर स्किल्स भी काफ़ी ज़्यादा होंगी, उसका कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा। कई बार वो चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ज़िद्दी भी हो जाएगी, ठीक है। अब ज़िद्दी वर्ड क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहाँ पे टॉरस का साइन है 7th हाउस पे, ठीक है। तो टॉरस साइन क्या होता है, स्टेबल साइन होता है, फिक्स्ड साइन होता है, ये इंसान को ज़िद्दी बनाता है बट मेहनती बनाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं।
तो अब जैसे यहाँ पे वीनस आके बैठा हुआ है, 12th हाउस का लॉर्ड यहाँ पे आके बैठा हुआ है, तो इसमें क्या देखना है, 12th हाउस का लॉर्ड वीनस है, वीनस 7th हाउस में बैठा हुआ है, तो इसको देख के एकदम से आप ऐसे नहीं कहोगे कि 12th हाउस तो लॉस का होता है, शादी के घर में आके बैठ गया तो शादी में लॉस हो गया। आप ये तो देखो कि वीनस किस राशि में बैठा हुआ है, वीनस अपने खुद के साइन में बैठा हुआ है, तो हेयर वीनस इज स्ट्रांग। ठीक है, वीनस की डिग्री क्या है, वीनस 28 डिग्री का है, असेंडेंट की डिग्री क्या है, असेंडेंट 28 डिग्री का है, तो वीनस इज सुपर स्ट्रांग हेयर। ठीक है, हाँ ठीक है, मार्स उसके साथ है, राहु उसके साथ है, तो मल्टीपल अफेयर दे देगा, कोई बात नहीं, इतना तो चलता है आजकल। आजकल तो मल्टीपल अफेयर वाले ही ज़्यादा खुशी खुशी ऐसा लगता है कि घूम रहे हैं, इवन दो वो अंदर से परेशान रहते हैं, बट फिर भी जिसके पास नहीं होता तो उसको तो दूसरे को देख के ही लगता है कि ये बहुत खुश होगा। बट फिलहाल वीनस यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। अब देखो मैंने अभी यहाँ पे स्टेटमेंट दिया, वीनस 12th हाउस का लॉर्ड है, 12th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में बैठा है, तो लॉस आ रहा है आपका 7th हाउस में, तो आपकी शादी को लॉस कर रहा है। फिर मैंने स्टेटमेंट दिया कि वीनस अपनी राशि में बैठा हुआ है, विच इज़ अ गुड साइन। ठीक है, वो उसका ओन साइन है, तो वीनस स्ट्रांग हो गया। थर्ड मैंने स्टेटमेंट दिया कि वीनस जितनी असेंडेंट की डिग्रीज है, वीनस की भी उतनी डिग्री है, तो वीनस जो भी रिजल्ट देगा फुल इंटेंसिटी में काफ़ी स्ट्रांग होकर देखा। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने देखी, मेरे मन में आया। अब ये एस्ट्रोलॉजर की नॉलेज है, उसके मन में फिर क्या आता है, तो फिर मेरे मन में अब ये आया कि भाई वीनस 7th हाउस का कारक है, कारक अपने हाउस में बैठता है, और वो नेगेटिव प्लैनेट वहाँ पे इतने बैठे हुए हैं, राहु मंगल ये सब। ठीक है, तो वीनस को बहुत डिस्टर्ब करेंगे, है ना, तो क्या हो गया, यहाँ पे कारको भाव नाशाय का प्रिंसिपल अप्लाई हो गया। तो अब ये वीनस इसको चैन से जीने नहीं देगा। स्ट्रांग होने की वजह से वो जो भी हाउस उसको, जो भी रिजल्ट उसको 7th हाउस में देने होंगे, कि एक सुंदर स्पाउस अट्रैक्ट कर लेगा, सुंदर पार्टनर्स अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, ये पॉजिटिव रिजल्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपके जो वीनस से रिलेटेड स्किल्स है वो आपके अंदर, आपके स्पाउस के अंदर आएंगी, ये पॉजिटिव रिजल्ट हो जाएंगे। बट नेगेटिव रिजल्ट क्या होगा कि आपका एक रिलेशन हुआ, वो टूट गया, दूसरा आ गया, आप एक के साथ चार चार के साथ रिलेशनशिप में हो, आपका एक बार तलाक हुआ, फिर आपकी दोबारा शादी हो गई, क्योंकि वो उसको पावर देके खींच भी रहा है, लेकिन मेलेफिक इन्फ्लुएंस होने की वजह से उसको वो चीज़ों को पूरी तरीके से शांति से नहीं चला पा रहा है, वो डिस्ट्रक्शन भी ला रहा है। ठीक है, फिर आपका हो सकता है कि कहीं शादी हो, कहीं आपका मल्टीपल अफेयर हो। तो क्या हुआ, पहले हमने देखा कि वीनस 12th हाउस का लॉर्ड है, लॉस, वीनस अपने साइन वीनस 12th हाउस का लॉर्ड है, लॉस हो रहा है, वीनस अपने साइन में पॉजिटिव हो गया, वीनस असेंडेंट की डिग्री के पास है, पॉजिटिव हो गया, लेकिन वीनस को कारको भाव नाशाय लग गया, नेगेटिव हो गया। अब अगर आप जर्मनी में रहते हो, अमेरिका में रहते हो, तो मल्टीपल रिलेशनशिप हो रहे हैं, पॉजिटिव हो गया। अब अगर आप इंडिया के बिहार में रहते हो, मल्टीपल रिलेशनशिप हो रहे हैं, नेगेटिव हो गया। तो आपको प्लेस भी देखनी पड़ेगी ना, आप किस प्लेस में रह रहे हो। ठीक है, ऐसी प्लेस में रह रहे हो जहाँ पे आपको क्लब जाना है, पब जाना है, आपको फर्क नहीं पड़ता इमोशन से। ठीक है, आपको पैसे से मतलब है, क्योंकि ये अर्धी साइन है, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, तो आप स्टेबिलिटी के लिए अपना शरीर भी बेच दे रहे हो, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ठीक है, आपकी लाइफ है, चिल है। अब ऐसा व्यक्ति अगर ऐसी जगह पे चला गया एकदम किसी इंडिया के गांव में, जहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, जरा भी लड़की किसी लड़के को देख ले तो हत्या कर देते हैं, उसके लिए ये चार्ट फिर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो गया। ठीक है, तो आपको कौन सी जगह है, कौन सा देश है, कौन सा समय चल रहा है, उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके अलावा एक जो लास्ट चीज़ बच गई वो है D9 चार्ट। ठीक है, नवांशा की क्या कंडीशन है, उसके लिए यहाँ पे मैंने एक चार्ट दे रखा है। ठीक है, अब आप इस चार्ट को देखोगे, ये ये D1 चार्ट है, लगन चार्ट, ये D9 चार्ट है। ठीक है, सेम यहाँ पे भी है, ये D1 चार्ट है और ये D9 चार्ट है, मतलब जो ऊपर वाला चार्ट है वो सेम व्यक्ति का है, ये उसका लगन चार्ट है, ये उसका नववांश चार्ट है, और नीचे वाला चार्ट सेम व्यक्ति का है, ये उसका लगन चार्ट है, और राइट वाला उसका नववांश चार्ट है। ठीक है, अब ये चार्ट मैंने यहाँ पे क्यों बना के रखा है, ये मैंने आपको D9 की इंपॉर्टेंस बताने के लिए बना के रखा है। देखो, आप पहले व्यक्ति के चार्ट को देखो, वीनस, मार्स, सन, मरकरी। ठीक है, दूसरे व्यक्ति के चार्ट को देखो, वीनस, मरकरी, मार्स, सन। प्लैनेट का सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज हुआ है, बट सारे प्लैनेट्स उसी हाउस में है। पहले व्यक्ति का सैटर्न भी 3rd हाउस में है, जुपिटर मून 11th हाउस में, और राहु 12th हाउस में। सेकंड व्यक्ति का भी सैटर्न
3rd हाउस में, जुपिटर मून 11th हाउस में, राहु 12th हाउस में। ठीक है, अब पहली नज़र में देखोगे तो आपको चार्ट सेम लगेगा। फिर आपको क्या करना है, वही सारे प्रोसेस से गुजरना है। अब मैं दोबारा वो सारे प्रोसेस नहीं बताऊंगा, एक बार रिकॉल कर देता हूँ। आप असेंडेंट की डिग्री देखो, कौन सा प्लैनेट असेंडेंट की डिग्री के पास है, कौन सा प्लैनेट असेंडेंट से 15 डिग्री पे फॉल कर रहा है, ये जो प्लैनेट्स यहाँ पे आके बैठे हुए हैं वो कौन से हाउसेस के लॉर्ड हैं, किस तरीके के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। ठीक है, ये तो आप समझ चुके हैं। अब यहाँ पे D9 चार्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। मान लो आपने ये चार्ट देखा, आपने देखा 10th हाउस का लॉर्ड लगन में बैठा हुआ है, विच इज़ गुड। उसके साथ 9th हाउस का भी लॉर्ड बैठा हुआ है, ये तो बहुत मज़े हो गए। ठीक है, 9th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस का लॉर्ड राजयोग बनाता है, जिसको धर्म कर्माधिपति योग बोलते हैं। ठीक है, मतलब व्यक्ति अपने धर्म के अधीन होकर समाज के लिए कार्य करता है, जिसकी वजह से उसको अच्छा स्टेटस, अच्छे पैसे, बहुत सारी चीज़ें हैं वो सारी मिलती हैं। ठीक है, तो ये तो काफ़ी अच्छा हो गया। अच्छा, हमने यहाँ पे क्या देखा कि 9th हाउस का लॉर्ड भी आके बैठा हुआ है, मंगल, विच इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, 9th हाउस का लॉर्ड, 5th हाउस का लॉर्ड, 9th हाउस का लॉर्ड, 5th हाउस का लॉर्ड, 10th हाउस का लॉर्ड, सब आके लगन में बैठ गए। ये व्यक्ति बहुत अच्छा करेगा जीवन में। ठीक है, अब ये व्यक्ति भी बहुत अच्छा करेगा भाई, सेम चार्ट है, 9th हाउस का लॉर्ड, 10th हाउस का लॉर्ड, 5th हाउस का लॉर्ड सब साथ में आके बैठे हुए हैं। तो फिर डिफरेंस कहाँ पे है? डिफरेंस है भाई D9 चार्ट में। D9 चार्ट क्या होता है, क्या कैसे होता है, ये सब तो इतना लंबा नहीं बता सकते, बट आप ये समझ लो कि D9 चार्ट में अगर कोई प्लैनेट कमज़ोर होता है तो उसका लगन चार्ट अल्टीमेटली कमज़ोर हो जाता है, एट द एंड वो कमज़ोर हो जाता है। तो अगर हम इस चार्ट, D9 चार्ट जो बनता है वो प्लैनेट की डिग्री की पोजीशन के हिसाब से बनता है। तो इन दोनों चार्ट में जो मेजर डिफरेंस ये है कि इन दोनों चार्टों में ना प्लैनेट्स का थोड़ा वो डिग्री का डिफरेंस है। ठीक है, जैसे अगर मैं ये पहला चार्ट लूँ, इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। पहले चार्ट में आप देखोगे कि वीनस 19 पे है, मार्स 19 पे है। ठीक है, मून 5 पे है, जुपिटर 16 पे है, सैटर्न 3 पे है ना। और दूसरे चार्ट में अगर आप देखोगे तो क्या, वहाँ वीनस 19 पे था, यहाँ 12 पे है, वहाँ मार्स भी 19 पे था, यहाँ वीनस और मार्स के बीच में मरकरी आ गया। ठीक है, तो जो आपका क्या होगा, प्रेडिक्शन को बदल देगा। ठीक है, वीनस मरकरी का साथ हो गया और वहाँ पे वीनस मार्स का साथ हो गया, तो दोनों के प्रेडिक्शन दोनों के प्रेडिक्शन में डिफरेंस आ जाएगा। वहाँ पे आपका जो चंद्रमा था वो 3-4 डिग्री का था, यहाँ पे चंद्रमा 24 डिग्री का है। ठीक है, तो क्या होगा, ऐसा होने की वजह से D9 की पोजीशन चेंज हो जाएगी। अब अगर आप इस चार्ट में देखोगे, शुक्र नीच का हो गया है, वीनस डाउन, सूर्य नीच का हो गया है, सूर्य डाउन। ठीक है, शनि और चंद्रमा साथ में आ गए, चंद्रमा नीच का हो गया है, मून डाउन। हम इसको कैसे पढ़ते हैं, इसका जो भाग्य का स्वामी है सूर्य, वो हमें देखने पे तो लग रहा है कि लगन में आके बैठ रहा है। ठीक है, वो धार्मिक होगा, मॉरली अच्छा होगा, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे उसका D9 चार्ट मतलब कि आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ है, मतलब आपके जो रियल भावनाएं हैं। ठीक है, रियलिटी में आप एक्चुअल एक, जैसे होता है ना कि कोई व्यक्ति 20-25 साल में अलग तरह से रिएक्ट करता है, फिर वो टाइम के साथ होते होते 30-35 साल में अलग तरीके से रिएक्ट करने लगता है। तो वो जो अलग तरीके का रिएक्शन है वो D9 से देखता है। तो यहाँ पे तो इसका बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ पे आके सूर्य कमज़ोर हो गया। तो जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उसका जो अंतरात्मा है या उसका जो इंटरनल विल पावर है वो कम होता गया। ठीक है, उसका जो चंद्रमा है वो कमज़ोर होता गया, उसके थॉट्स, उसका थिंकिंग पैटर्न, उसके ड्रीम्स वो कमज़ोर होते गए, उसका वीनस नीच का हो गया। ठीक है, उसको जो पहनावा है ये सब है उसमें भी कमज़ोरी आ गई। तो क्या हुआ, विद टाइम ये चार्ट कमज़ोर होता चला गया, क्योंकि इसका D9 कमज़ोर है। और सेम तरीके का दिखने वाला लगन चार्ट है, उसका अगर हम D9 देखेंगे, चंद्रमा एग्जॉल्टेड हो गया टॉरस साइन में। ठीक है, पहले वाले के चार्ट में जुपिटर ठीक था, जुपिटर अच्छा था क्योंकि जुपिटर ओन साइन में था। ठीक है, तो दूसरे के चार्ट में क्या हुआ, चंद्रमा एग्जॉल्टेड हो गया, मार्स और सन ओन साइन में आ गया। ठीक है, इट इज़ अ प्लस पॉइंट। मार्स फ्रेंड साइन में आ गया, लियो साइन में, इट इज़ अगेन अ प्लस पॉइंट। शनि उच्च का हो गया, अगेन वेरी पॉजिटिव पॉइंट।
इसका D9 चार्ट क्या हो गया, इसके D9 चार्ट में पहले वाले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हो गई। तो अब ये दोनों चार्ट देखने में तो बाहरी तौर पे एक जैसे लग रहे थे, बट D9 चार्ट में डिफरेंस आने की वजह से दोनों में इंटरनल कैपेबिलिटीज़ में, उनकी जो सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ गया। अब मे भी हो सकता है कि स्टार्टिंग में अगर हम दोनों को देखेंगे तो दोनों के मॉरल वैल्यूज़ एक जैसे हैं, दोनों ने पढ़ाई काफ़ी अच्छी करी, दोनों ने रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो किया, दोनों अपने धर्म के अधीन होकर काम करते रहे। लेकिन जो पहले वाला व्यक्ति था वो धीरे धीरे कमज़ोर होता गया, उसके थॉट्स गड़बड़ा गए, उसका जो आत्मविश्वास है वो कमज़ोर होता गया। ठीक है, दूसरा जो व्यक्ति था उसका आत्मविश्वास और अच्छा हो गया। ठीक है, वो करियर में बहुत अच्छा आगे निकल गया। तो ये सारी चीज़ें D9 देख के, तो ये D9 मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये जो मैंने आपको 2 चार्ट एग्जाम्पल पे दिए हुए हैं, इन चार्ट्स में भी आप देखोगे कि लगन में आपके 1 2 3 4 प्लैनेट बैठे हुए हैं। तो अगेन वो कन्फ्यूज़न आता है कि हम इसको कैसे रीड करें। तो रीड करना मैंने आपको बता दिया। तो जब भी आप ये चार्ट देखो तो साथ में D9 भी देखो, क्योंकि हो सकता है कि जो लगन चार्ट में आपको प्लैनेट एक साथ दिख रहे हो, D9 चार्ट में, क्योंकि लगन चार्ट में अगर डिग्रीज में जैसे डिफरेंस आ जाता है तो D9 चार्ट में वो डिफरेंट जगह फॉल करते हैं। तो D9 चार्ट में वो जैसे ही डिफरेंट जगह फॉल करेंगे तो उनके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो, और जो उनके जो हमारे जीवन में जो भी असर पड़ता है वो काफ़ी बदल जाएगा। ठीक है, इवन कोई भी चार्ट होगा उसमें अगर बहुत सारे प्लैनेट अगर क्योंकि प्लैनेट जनरली सेम डिग्रीज पे तो नहीं मिलते हैं, तो डिफरेंट डिग्रीज पे मिलते हैं, तो ऑब्वियसली बात है उन सबका D9 चार्ट डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखते हैं। तो एक बार मैं क्विकली रिवाइज कर देता हूँ। आपको राशि देखनी है, राशि की डिग्री देखनी है, आपको देखना है कौन सा प्लैनेट उन डिग्रीज के पास है, आपको ये देखना है कि वो जो प्लैनेट आपस में असेंबल हुए हैं वो किन किन हाउसेस के लॉर्ड हैं, उन प्लैनेट्स की डिग्रीज क्या है, 2 प्लैनेट्स के आपस में आने से कौन सी बीमारियाँ होती हैं, कौन सी अच्छाइयाँ आती हैं, क्या वो हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है, क्या वो हमारे करियर को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहा है, उन सारे प्लैनेट के आपस में बैठने से क्या किसी तरीके का कोई दोष क्रिएट हो रहा है, या फिर कोई ऐसा कैरेक्टरिस्टिक क्रिएट हो रहा है जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो। जैसे आप अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्स और सन एक साथ बैठे हुए हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि फायर ज़्यादा है। ठीक है, साथ में सेजिटेरियस का साइन है वो भी फायर ही होता है, तो ऐसे व्यक्ति में फायर ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, जब यहाँ पे आएंगे तो क्या हुआ, उसका जो फायर है उसका सब लॉस हो गया। लेकिन यहाँ पे आएंगे तो क्या हुआ, वो ऊपर की तरफ गई फायर। ठीक है, तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक, बहुत सारे पैरामीटर्स को मिला के, जो कि मैंने आपको शुरू में दिखाए थे, कौन से हाउसेस इन्वॉल्व हैं, किस तरीके की राशि है, वो राशि दोस्त है या दुश्मन है, वो हाउस अच्छा है या बुरा है, किस तरीके का नक्षत्र है, उस नक्षत्र के जो गॉड्स हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, प्लैनेट्स की डिग्री कितनी पास है, कितनी दूर है, किस तरीके का D9 है, किस तरीके के योग या दोष क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, वो सारे। अब जैसे यहाँ पे जो मैंने लगन, यहाँ पे जो सामने आपको चार्ट दिख रहा है, इसमें क्या चीज़ हो रही है, इसमें मून राहु साथ में काफ़ी क्लोज हैं, तो ये तो डिप्रेसिंग कंडीशन देता है इंसान को। ऐसे लोगों को डिप्रेशन की दवाई खानी पड़ती है, कई बार सुसाइड भी कर लेते हैं। बट मून राहु इंसान को फेमस बनाता है, उसको ब्यूटी क्रिएटिविटी के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस देता है, उसको साइकोलॉजी, ऑकल्ट साइंस में, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में काफ़ी सक्सेस देता है, उसको फॉरेन ट्रैवल काफ़ी कराता है। ठीक है, तो ये एक तरीके का, वैसे तो राहु चंद्रमा दोषी है ना, बट पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। ठीक है, अब जैसे मंगल वीनस इसका साथ में बैठा हुआ है तो इसको आकर्षण योग बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरे जने को बहुत अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, मल्टीपल रिलेशनशिप होते हैं, बट शादी में प्रॉब्लम्स है। बाकी मैंने आपको बताया था कूट योग है। तो डिफरेंट चीज़ें हैं। आपको बेसिकली क्या है कि जितनी चीज़ें आपको आती हैं, जितना आपके पास एक्सपीरियंस है, जितना आपने बुक्स पढ़ी हैं, जितना आपने वीडियोस देखी हैं, जितना आपने सीखा है, वो सब आपको अप्लाई कर देना है। आपको ये नहीं देखना है कि इतने सारे प्लैनेट एक साथ आके बैठ गए अब क्या होगा। ठीक है, बहुत ईजी होता है। अगर ये प्लैनेट दूर दूर बैठे हो ना, तो आप जैसे मान लो कि राहु यहाँ पे बैठा है, चंद्रमा यहाँ पे बैठा हुआ है सेकंड में। अब मैं नहीं बोल सकता था कि ये व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, लेकिन मैंने देखा कि मून और राहु एक साथ बैठा हुआ है, इतना क्लोज बैठा हुआ है, एक का 24 डिग्री एक का 25 डिग्री है, तुरंत बोल दिया कि इस व्यक्ति को जीवन में डिप्रेशन होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने शुरू में बोला था कि इन चार्ट्स में प्रेडिक्शन देना बहुत ईजी होता है। ठीक है, और जो वाले चार्ट होते हैं जिनमें
प्लैनेट्स बहुत दूर दूर बैठे होते हैं, उनमें प्रेडिक्शन देना थोड़ा सा टफ होता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इन ऐसे जो चार्ट्स होते हैं उनकी लाइफ थोड़ा सा टफ होती है, क्योंकि एनर्जी का काफ़ी फ्लक्चुएशन होता है। बट एक बार वो एनर्जी को थोड़ा सा सीख जाएगा तो वो चीज़ों को बियर करने में उसको आसानी होगी। खैर, आप लोग को ये वीडियो आई होप अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी, और पूरी वीडियो शायद आप लोगों ने देखी हो, मुझे अभी पता नहीं है कि कितनी देर की बन गई है। वीडियो एंड करूँगा तो पता चलेगा। मैंने कोशिश करी है कि आप लोग को सारी चीज़ें बता पाया हूँगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो मैं सैटर्न की ट्रांजिट के ऊपर बनाऊँगा, ठीक है। अब इसी तरीके की वीडियोस आएंगी जो आपको एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी प्रिडिक्शन में हेल्प करेंगी, ठीक है। सिर्फ फिलॉसफी और कहानी सुनाने में हेल्प नहीं करेंगी, वैसे भी मैं सुना नहीं पाता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।